जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और PYQ के सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज के अपनी जो PYQ की सीरीज़ शुरू होगी वो होगी क्वेश्चन नंबर 381 से। तो आई होप आप इसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं, क्योंकि साइंस का रोल आपको पता ही कितना ज़्यादा है एग्जाम्स में। ठीक है, तो 381 देखते हैं। कह रहे डायनमो इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट। डायनमो क्या करता है? डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है भाई? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, नंबर एक बात। दूसरा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। मतलब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल, या इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। तो क्या करता है भैया? तो बेहद आसान है दोस्तों। डायनमो का काम क्या है? जो ये यांत्रिक ऊर्जा होती है यानी मैकेनिकल एनर्जी होता है, इसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है ये। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिक, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला प्रश्न देखते हैं 382। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है? देखिए, अभी ऊपर बताया ना विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, और ऊपर क्या था? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। और यहाँ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, है ना। तो उल्टा है, अगर इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में करनी है तो हम क्या यूज़ करेंगे? तो हम यूज़ करेंगे मोटर का। ठीक, और डायनामो में क्या यूज़ करते हैं? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में करते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो ये दोनों आपको याद रखने होंगे, महत्वपूर्ण। डायनामो में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में होती है, और आपकी इलेक्ट्रिक मोटर में जो विद्युत ऊर्जा होती है वो यांत्रिक ऊर्जा में हो जाती है। ठीक है, दोनों में अंतर है, याद रखिएगा। चलिए 383 देखते हैं। कह रहा कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं, क्यों? इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज ट्रेंड टू बी बर्न, बट मतलब बिकॉज, क्यों जल जाते हैं भाई? वो अगर कम वोल्टेज पे आप उनको यूज़ करें। वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होते हैं। वे अधिक विद्युत धारा खींचती हैं जो वोल्टेज के वर्गमूल प्रतिलोमानुपाती होते हैं। वे V स्क्वायर के समानुपाती ऊष्मा खींचते हैं, या कम वोल्टेज विद्युतीय विसर्जन प्रारंभ कर देता है। तो दे ड्रॉ मोर करंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। दे ड्रॉ मोर करंट विच इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ वोल्टेज। दे ड्रॉ हीट प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, या लो वोल्टेज सीट्स इन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्यों इलेक्ट्रिक मोटर करती है? तो इसका कारण होता है पहला, क्योंकि वे विद्युत धारा जो है ज़्यादा खींचने लगते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। यानी दे ड्रॉ मोर करंट विच इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट, यानी आई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कह रहा है कि इसके वोल्टेज की हो जाती है ना, तभी तो हम V इक्वल टू क्या लगाते हैं फिर? IR। नहीं, वो तो डायरेक्ट हो जाता है, ये हो जाएगा। ठीक है, कि करंट जो होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए लो वोल्टेज पर चलाते हैं हम उसको। ठीक है, जितना लो वोल्टेज पर चलाएंगे उतना ज़्यादा करंट वो लेगा, इसलिए जलने के चांसेस हो जाते हैं। अगला है द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ। बिजली का बल्ब का तंतु किससे बनता है? मैग्नीशियम, आयरन, नाइक्रोम, या टंगस्टन। तो बचपन में स्कूल में इसको पढ़ा होगा, टंगस्टन से बनता है। ठीक है, चलिए 385 देखते हैं क्या कह रहा है। तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। लाइटनिंग ड्राइवर प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, दे सेंड चार्ज टू अर्थ। कौन सा इसमें से सही होगा? देखिए, दोनों ही सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि जो लाइटनिंग ड्राइवर्स होते हैं प्रोटेक्ट करते हैं बिल्डिंग फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, नहीं तो बिजली उस पर गिर जाए। क्यों? क्योंकि ये चार्ज भेज देते हैं अर्थ पे, इसीलिए। ठीक है, दोनों सही है, क्योंकि यही इसका कारण भी है। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 386 नंबर देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह द मीनिंग ऑफ अर्थ इन इलेक्ट्रिक डिवाइसेस। विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग क्या होता है? क्यों हम लोग अर्थिंग यूज़ करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं सुरक्षा के लिए भाई, हमें करंट ना लगे जिससे, है ना, इसलिए अर्थिंग, एक वायर अर्थ में डालते हैं ना, अर्थिंग जब हम, क्योंकि धरती पे खड़े होकर छूते हैं कोई भी अप्लायंस जब, तो इसलिए करंट ना लगे, सुरक्षा के लिए हम अर्थ देते हैं इलेक्ट्रिक डिवाइस में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 387। कह रहा आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती यदि वे वहाँ हों। इलेक्ट्रिकल करंट डज नॉट फ्लो बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट कनेक्ट इफ दे आर। अगर देखिए उन दोनों को कैसे कनेक्ट करें? जब उसमें कोई भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, समान वेग पर, समान धारिता पर, समान प्रतिरोधता पर, या समान विभव पर। तो एट द सेम वोल्टेज, अगर दोनों ही में वोल्टेज ही सेम है, इसमें भी 220 200 है, इसमें भी 200 है, तो कैसे जाएगा? तो हमेशा करंट जाता है
ज़्यादा से कम की तरफ, यानी 220 हो, ये 200, तो ऐसे हाई टू लो जाता है, ठीक है, तो ये होना चाहिए था। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का अच्छा सुचालक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर या गोल्ड? सबसे अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का, है ना, सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है। 389 कह रहा, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायर यूज्ड इन फ्यूजेस। निम्न प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। निम्न प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक, या उच्च प्रतिरोधक शक्ति, उच्च गलनांक। इंग्लिश में अगर देखें, लो रेजिस्टिविटी पावर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। लो रेजिस्टिविटी पावर, लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टिविटी पावर, लो मेल्टिंग पॉइंट। हाई रेजिस्टिविटी पावर, हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, कि इसकी जो रेजिस्टिविटी पावर है वो ज़्यादा होती, मेल्टिंग पॉइंट कम। तभी तो देखते हो जब ज़्यादा करंट हो जाता है तो अपने आप एमसीबी जो होती है फ्यूज़ उड़ जाता है। क्यों? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट धीरा होता है, तुरंत जल के तार कट जाता है, कटआउट गिर जाता है ना, फ्यूज़ उड़ जाता है। तो इसलिए ऑप्शन सी होगा इसका, ठीक है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। CFL का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म ऑफ CFL क्या होता है? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, सेंट्रली फिक्स्ड लैम्प, केमिकल फ्लोरेसेंट लैम्प, या कंडेंस फ्लोरेसेंट लैम्प? क्या होता है CFL का पूर्ण रूप? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। क्या होगा? कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प, ठीक है। चलिए अगला है, फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है? व्हाट गैस आर फिल्ड इन फ्लोरेसेंट ट्यूब? नियॉन, सोडियम, मर्करी, या मर्करी नियॉन? फ्लोरेसेंट ट्यूब में हम लोग कौन सी गैस को भरते हैं? तो हम लोग भरते हैं मर्करी और नियॉन को। फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरते हैं? मर्करी, नियॉन, ठीक है। 392 कह रहे हैं, एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिक मतलब अधिमान दिया जाता है। अब फ्लोरेसेंट ट्यूब इज प्रिफर्ड ओवर एन इलेक्ट्रिक बल्ब, ठीक है। अब ट्यूब आदमी फ्लोरेसेंट ज़्यादा लगाता है बल्कि बल्ब की अपेक्षा। क्यों? इसमें प्रकाश प्रसारित विकिरण करने हेतु अधिक बाह्य सतह होती है। वोल्टेज के उतार चढ़ाव का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ट्यूब में इलेक्ट्रिक ऊर्जा लगभग पूर्ण रूप से प्रकाश में परिवर्तित होती है, इनमें से कोई नहीं। इट हैज़ मोर एक्सटर्नल सरफेस टू ट्रांसमिट रेडिएट लाइट। वोल्टेज फ्लक्चुएशन डू नॉट अफेक्ट दिस। द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द ट्यूब इज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली कन्वर्टेड टू लाइट। देखिए इसका सिंपल कारण क्या है? इसका कारण ये, फ्लोरेसेंट ट्यूब हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो कम एनर्जी लेता है ना, लेस एनर्जी लेता है। बल्ब बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है ना। तो इसका आंसर तो नन ऑफ द अबव हो जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी कम लेता है, ठीक है। चलिए 393 देखते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज फॉर विच अ ट्रांसफार्मर यूज? किस लिए करते हैं भाई? प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए, दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए, प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई अथवा अपचाई करने के लिए, या दिष्ट धारा विभव को ऊंचाई करने के लिए, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू स्टेप अप एंड स्टेप डाउन AC वोल्टेज। ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या होता है भाई? स्टेप अप स्टेप डाउन करने के लिए, करंट को बढ़ाना है घटाना है, तो इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग ट्रांसफार्मर का। मोबाइल चार्जर क्या होता है भैया? मोबाइल चार्जर इन्वर्टर है, UPS है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है? तो मोबाइल फ़ोन चार्जर जो होता है ये क्या है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या एक अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। अगला 395, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? द डिवाइस यूज फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज कॉल्ड? इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर, या ट्रांसमीटर? क्या बोला जाता है इसको? इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर वो डिवाइस होती है जो क्या करती है? एक अल्टरनेटिव करंट को डायरेक्ट करंट में बदलती है, ठीक है। 396 देखते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू। क्यों होती है अर्थ में मैग्नेटिक फील्ड? उसका कारण क्या है? भ्रूकोट के अंदर की चक्रक धाराएं, इसके केंद्र में मौजूद विशाल चुंबक, पृथ्वी के बाहर अंतरिक्ष में गतिमान आवेश, या उपयुक्त में से कोई नहीं। करंट सर्कुलेटिंग इनसाइड द कोर, प्रेजेंस ऑफ ह्यूज मैग्नेट एट इट्स सेंटर, मूविंग चार्ज इन स्पेस आउटसाइड, या नन ऑफ द अबव? तो इसका कारण बहुत ही सिंपल है दोस्तों, रीज़न इसका बस आपको बताना होगा। करंट जो होता है कोर के अंदर, उसकी वजह से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में है, मतलब जो भ्रूकोट है उसके अंदर चक्रक धाराएं या सर्कुलेटिंग करंट्स होता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड अर्थ में जनरेट होती रहती है, ठीक है। 397 कह रहा है, अति चालकता किस तापमान पर अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है जिससे लाखों रुपए की बचत हो? एट विच टेम्परेचर सुपर कंडक्टिविटी कैन बी ऑफ ट्रिमेंडस इकोनॉमिक इंटरेस्ट सेविंग बिलियन ऑफ रुपीज़? कब होनी चाहिए? मतलब बहुत कम तापमान पर होनी चाहिए, और उस तापमान पर जिस पर अर्धचालक हो जाता हो, कमरे के ताप पर या अत्यधिक ऊंचे तापमान पर? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है, टेम्परेचर जो होता है सुपर कंडक्टिविटी का ट्रिमेंडस होगा। अगर मतलब अच्छा आपको पैसा बचाना है तो रूम टेम्परेचर पे उसको चलाइए, कमरे के तापमान पर, ठीक है। अति चालकता किस तापमान पर आर्थिक महत्व हो सकती है?
कमरे के तापमान पर, आपके रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर लोगे तो भी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा हो, हाई लोगे तो भी ज़्यादा होगी, इसलिए अपने रूम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रखना चाहिए। 398 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है द न्यूली डिस्कवर्ड हाई टेम्परेचर सुपर कंडक्टर, नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, मेटल एलॉय है, प्योर रेयर अर्थ मेटल है, सेरेमिक ऑक्साइड है या इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। तो नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कंडक्टर, जो सेमीकंडक्टर नहीं है, सुपर कंडक्टर की बात कर रहा है। तो सुपर कंडक्टर यानी इसका टेम्परेचर जो होगा काफ़ी ज़्यादा कैसा होता है, ज़्यादा होता है, ये प्रतिरोधक क्षमता भी इसकी ज़्यादा होगी। तो ये सेरेमिक ऑक्साइड से बनता है। किससे बनता है? न्यूली डिस्कवर्ड टेम्परेचर सुपर कंडक्टर सेरेमिक ऑक्साइड है। कौन है? सेरेमिक ऑक्साइड। अगला कह रहा है किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर क्या होता है भाई? ऑन हीटिंग द रेजिस्टेंस ऑफ सेमी कंडक्टर, अगर किसी भी सेमी कंडक्टर को हीट कर रहे हो तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रतिरोध पड़ेगा? कांस्टेंट रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, या नीदर इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? देखिए डिक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है? किसी भी अर्धचालक का प्रतिरोध जैसे जैसे उसको गर्म करोगे तो प्रतिरोधक क्या होगा? घटता जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट ज़्यादा मिलता जाएगा तो वो हीट करता जाएगा, है ना, तो जो रेजिस्टेंस है वो कम होता चला जाएगा। 400 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? ये आपको बताना है इसमें। आर्सेनिक, जर्मेनियम, ऑस्मियम या रेडियम, ट्रांजिस्टर का कौन एक महत्वपूर्ण भाग है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जर्मेनियम। कौन हो जाएगा? जर्मेनियम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए, इसको इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। 401 देख लेते हैं। कह रहा है ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? द मोस्ट कॉमनली यूज सब्सटेंस फॉर मेकिंग ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कॉपर, सिल्वर में सिलिकॉन यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? सिलिकॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 402 नंबर कह रहा है तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों की वरीयता दी जाती है। रीज़न, लोहे की तुलना में तांबा जो है विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता में ऑक्सीकृत नहीं होता है। इन मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर कॉपर बार्स आर प्रिफर्ड ओवर आयरन रोड्स बिकॉज कॉपर इज मोर कंडक्टिव टू इलेक्ट्रिसिटी देन आयरन एंड इज नॉट ईजिली ऑक्सीडाइज अंडर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ए। दोनों ही सही है और ये उसकी व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो हम लोग कॉपर का इसीलिए यूज़ करते हैं ना आयरन की जगह। क्यों? क्योंकि कॉपर की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है आयरन से। सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, चलिए 403 देख लेते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर, इनमें से कौन अर्धचालक है? ये आपको बताना है। सिलिकॉन, क्वार्ट्ज जिसको बोलते हैं, या सेरेमिक्स, जर्मेनियम। ठीक है, तो इनमें से कौन है सेमी कंडक्टर? बहुत ही आसान है दोस्तों, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये आपके सेमी कंडक्टर होते हैं। ठीक है, गैलियम भी एक एग्जाम्पल याद रख सकते हो आप। ठीक है, सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेमी कंडक्टर, फिर से वही पूछा इनमें से कौन सा अर्धचालक है? कभी बताना है सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या दिख रहा है? जर्मेनियम। और इस साल आपसे सेमी कंडक्टर का पूछ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में भी इसका यूज़ कई बार करा गया है, सेमी कंडक्टर पॉलिसीज़ का। 405 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ सेमी कंडक्टर, फिर से देखिए वही पूछ रहा है कौन सा अर्धचालक है, तो अगेन सिलिकॉन हो जाएगा। ठीक है, 406 देख लेते हैं। कह रहे निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक, देखते हैं चलिए इसको। मैसॉन की खोज हिडेकी युकावा, पॉजिट्रॉन की खोज C.D. एंडरसन एवं U.F. हेस, सूर्य तथा तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत H.A. बेथे, और पूरा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी। ठीक है, कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं करे बताना आपको। सिंथेसिस ऑफ पैरा यूरेनियम एलिमेंट्स एनरिको फर्मी, एनर्जी इन द सन एंड स्टार प्रिंसिपल ऑफ प्रोडक्शन H.A. बेथी, डिस्कवरी ऑफ पॉजिट्रॉन C.D. एंडरसन U.F. हेस, और डिस्कवरी ऑफ मेसॉन हिडेकी युकावा। तो यहाँ पे दोस्तों डी गलत हो जाएगा क्योंकि इसका सही आंसर होना चाहिए था ग्लेन टी सीबॉर्ग। क्या होना चाहिए था? ये होना चाहिए ग्लेन टी सीबॉर्ग। ठीक है, 407 देखते हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है। विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त कुछ नहीं है। और टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। ठीक है, कौन सा इसमें से सही मैच नहीं कर रहा है आपको बताना है। The theory of evolution was formulated by Charles Darwin, ये ठीक है। Fractionation of the nucleus of an atom is called fusion, ये गलत है, इसको fission कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? fission बोला जाता है। बाकी तीनों स्टेटमेंट इसकी सही हो जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने रॉयल सोसाइटी के समक्ष कहा था कि मनुष्य को नाभ की शक्ति कभी नहीं उपलब्ध होगी।
क्योंकि उसे यह विश्वास था कि आइंस्टाइन का नियम फेल हो जाएगा और मात्रा ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी। यहाँ पे देखते हैं, अर्नेस्ट रदरफोर्ड सेड बिफोर द रॉयल सोसाइटी दैट न्यूक्लियर पावर विल नेवर बी अवेलेबल टू मैन बिकॉज ही बिलीव दैट द लॉ ऑफ आइंस्टीन वुड फेल एंड क्वांटिटी वुड नॉट बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनका। देखिए ये कहना था कि जो एक मास है, मतलब बड़े अमाउंट में कोई चीज़ है, वो ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होगी, क्योंकि आइंस्टीन का जो लॉ था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो फ्लॉप हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है ये, इसका दोनों ही सही है, मतलब वो फेल हो जाएगा, इनका कहना था। दूसरा है साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन्स आर यूज टू एक्सेलरेट न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम या आयन। तो साइक्लोट्रॉन हम लोग किसको एक्सेलरेट करने के लिए करते हैं? प्रोटॉन को। किसको? प्रोटॉन्स को। 410 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन टाइप हैज़ द मोस्ट एनर्जी। निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? तो सबसे ज़्यादा ऊर्जा इनमें से किसमें होती है? विजिबल रेज, एक्स रेज, यूवी रेज या इंफ्रारेड रेज। तो ये होती है एक्स रेज में। किसमें? एक्स रेज में होती है। 411 नंबर प्रश्न देखते हैं। 411 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल रेडिएशन हैज़ मैक्सिमम एनर्जी। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रेज, यूवी रेज या एक्स रेज। तो किसकी लाइट ज़्यादा होती है इनमें से? मैक्सिमम एनर्जी होती है एक्स रेज की। किसकी होती है? एक्स रेज की। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला है द स्टार गेट देयर एनर्जी। स्टार्स को यानी तारों को कहाँ से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? न्यूक्लियर फ्यूजन, ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन, केमिकल रिएक्शन या न्यूक्लियर फिजन। तो तारों को ऊर्जा जो प्राप्त होती है वो होती है नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से, यानी ऑप्शन 1 और 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, इन दोनों से इसको एनर्जी प्राप्त होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन। 413 देखते हैं। कह रहे सितारों में अच्छा ऊर्जा का स्रोत के क्या कारण है? द रीजन फॉर द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार्स। रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय के कारण, ऑक्सीजन के अधिकता जो जलने में सहायक है तथा ऊर्जा उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन या हीलियम का हाइड्रोजन में परिवर्तन। ठीक है, द रीजन फॉर द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इन स्टार इज चेंज ऑफ हाइड्रोजन टू हीलियम। इसका क्या कारण होता है? हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तित होती है उसकी वजह से होता है। अगला, एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट? सौर सेल, लघु नाभिकीय रिएक्टर, डायनामो या थर्मोपाइल। तो इसका क्या सोर्स होगा? सोलर सेल होगा, है ना। क्या होता है? सोलर सेल होता है इसका। 415 देखते हैं। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं क्या? फोटोवोल्टिक सेल्स क्या होते हैं? ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो सोलर सेल में यूज़ होते हैं ना। सोलर सेल में सन जो लाइट होती है उसको इलेक्ट्रिक लाइट में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब बिजली बनाते हैं, जो नहीं फोटोवोल्टिक सेल के ही द्वारा होता है। इंपॉर्टेंट टर्म ये पूछ सकता है आपसे। 416 परमाणु रिएक्टर क्या होते हैं भाई? व्हाट इज़ अ न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु बम निर्माण स्थल, भारी पानी का तालाब, यूरेनियम 238 का उत्सर्जक या आणविक भट्टी। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? मॉलिक्यूलर फर्नेस होते हैं। क्या होते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर? मॉलिक्यूलर फर्नेस होते हैं, आणविक भट्टियाँ होती हैं ये एक तरह से। ठीक है, जहाँ पे परमाणु को का रिएक्शन कराया जाता है ना, बड़े बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनते हैं, न्यूक्लियर प्रोग्राम, न्यूक्लियर लाइट, मतलब एनर्जी जहाँ बनती है। चलिए 417 देख लेते हैं क्या कह रहा है। नाभिकीय संलयन रिएक्टर के विषय में कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है, वे भारी नाभिकों के विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। साधारणतया उनकी टोकामक डिज़ाइन होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। ठीक, इंग्लिश में देखते हैं। दे ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैवी न्यूक्लियाई। दे यूजुअली हैव टोकामक डिज़ाइन। दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, कौन सा इसमें से सही होना चाहिए? तो इसका देखिए सही होगा एक आपका दूसरा और तीसरा, मतलब उनकी जो टोकामक डिज़ाइन है ये होती है और वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं, यानी 2 और 3 सही होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एटम बॉम्ब इज। एक नाभिकीय रिएक्टर और एक परमाणु बम में अंतर क्या होता है? ठीक है, देयर इज नो चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर वेयर एज दिस हैपन इन एटम बम। सेकेंड कह रहा है द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज कंट्रोल। थर्ड कह रहा है द चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज नॉट कंट्रोल। चौथा कह रहा है एटम बम इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन वेयर एज इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फ्यूजन अकर। नाभिकीय रिएक्टर परमाणु बम में जो मेजर अंतर होता है तो उसका बहुत आसान है। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया जो होती है नियंत्रित होती है। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में क्या होती है? श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है और परमाणु बम में भैया अनियंत्रित होती है ना। तो ये मेजर अंतर है, क्योंकि जो एटम बम है उसमें न्यूक्लियर फिजन होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है।
अब न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, जो एक एटम होता है वो 2 या उससे ज़्यादा पार्ट में छोटे छोटे डिवाइड होते रहते हैं और हाई एनर्जी रिलीज करते रहते हैं ना, तो ये मेजर अंतर है इन दोनों में। आई होप आपको क्लियर होगा। 419, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ न्यूक्लियर फ्यूल, इनमें से नाभिकीय ईंधन के रूप में कौन सा प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, कौन सा प्रयोग नहीं होता है, नॉट लिखा हुआ है। यूरेनियम, थोरियम, कैल्शियम या प्लूटोनियम, तो बहुत ही आसान है दोस्तों, कैल्शियम नहीं होगा, है ना, कैल्शियम नहीं यूज़ करते हम लोग। 420 कह रहा है द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एटम बम इज न्यूक्लियर फिजन ऑफ यूरेनियम एंड द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोजन बम इज, बहुत ही आसान हो गया। हाइड्रोजन बम कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, तो मैं बता चुका हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ ड्यूट्रियम, ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे काम करता है, और एटम बम न्यूक्लियर फिजन पे काम करता है, ये आपको याद रखना ही रखना है। यानी ड्यूट्रियम का नाभिकीय संलयन, ड्यूट्रियम होता है 1H2, ठीक है। ये डायरेक्ट कुछ फैक्चुअल सवाल है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछे जाता है। 421 कह रहा है हाइड्रोजन बम में निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है, तो अभी बताया हाइड्रोजन बम किस पे है भाई, फ्यूजन, तो यहाँ देखिए 2 दिख रहे हैं, आपको पता फ्यूजन है, फ्यूजन है। अब कंट्रोल फ्यूजन रिएक्शन या अनकंट्रोल, तो भैया हाइड्रोजन बम होता है अनकंट्रोल, अनियंत्रित होता है, एक बार इसको फोड़ा तो फिर रुकेगा नहीं, ये पूरी दुनिया तबाह कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन बम किसने बनाया है, डेवलप किसने करा है हाइड्रोजन बम को, तो ये करने वाले हैं एडवर्ड टेलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिटेल्स मैंने दिया आपको हाइड्रोजन बम के बारे में। अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, एडवर्ड टेलर ने इसकी खोज करी है, ये आपको याद रखना होगा। 423 कह रहा है इनहेंस्ड यूरेनियम इज, समृद्ध यूरेनियम क्या होता है भैया, ये बताना है आपको। यूरेनियम रॉड प्लेस्ड इन अ स्पेशल सेल, नेचुरल यूरेनियम इन विच द कंपोनेंट ऑफ द रेडियो एक्टिव यूरेनियम 235 आइसोटोप इज आर्टिफिशियली इनहेंस्ड, मिक्सचर ऑफ नेचुरल यूरेनियम एंड थोरियम या यूरेनियम स्टिक्स कोटेड विथ क्रोमियम, ठीक है। क्या होगा इसका सही आंसर, जो समृद्ध यूरेनियम होती है वो क्या होती है भैया, याद रखिएगा इसको, तो ये क्या होती है आपकी प्राकृतिक यूरेनियम, जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, इनहेंस करा जाता है, ठीक है, ये होती है आपकी इनहेंस्ड यूरेनियम, नाम से पता चल रहा है। अगला है व्हाट आर द लिंक बिटवीन ध्रुव, पूर्णिमा एंड सिरस, ध्रुव, पूर्णिमा और साइरस में संबंध क्या है, ये आपको बताना है। ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं, ये तारे हैं, प्रसिद्ध पुस्तक हैं, ये पावर संयंत्र हैं, ठीक है। तो ध्रुव, पूर्णिमा, सिरस ये सब रिसर्च रिएक्टर्स हैं इंडिया के, दे आर इंडियन रिसर्च रिएक्टर्स, ठीक है, भारतीय शोध रिएक्टर हैं ये सब। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तो ये आपको मिलेगा तमिलनाडु में, कहाँ पे, तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तमिलनाडु में। 426 कौन सा युग्म सही नहीं है, ये बताना है आपको इनमें से। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, एटॉमिक मिनरल डायरेक्टरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च हैदराबाद, हरीशचंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, शाह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स कोलकाता, ठीक है, इनमें से कौन सा सही नहीं है ये बताइए। तो यहाँ पे देखिए हरीशचंद्र जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये गलत है, चेन्नई में नहीं है, ये प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश के, है ना, इलाहाबाद जिसको बोलते थे, कहाँ पे, प्रयागराज में है, तो ये गलत हो जाएगा, बाकी तीनों बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में भारी जल बनाया जाता है, हैवी वाटर इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, कैसे बनाते हैं भारी जल, ट्रॉम्बे, असम, दिल्ली या भिलाई, मतलब कहाँ पे बनाया जाता है भारत में भारी जल को, तो ये बनाते हैं हम लोग ट्रॉम्बे में, कहाँ पे, ट्रॉम्बे, ये महाराष्ट्र में ही है भाई, ठीक है, ट्रॉम्बे, यहाँ पे बनाते हैं भारी जल को। चलिए 428 देख लेते हैं क्या कह रहा है। 428 में कह रहा है मैचिंग करने के लिए आपसे, ये न्यूक्लियर पावर सेंटर है और स्टेट विथ लोकेशन है, ठीक है, कलपक्कम, नरौरा, ककरापारा, ट्रॉम्बे, ठीक है, कौन सा कहाँ पे है। अब जैसे कलपक्कम है तो कलपक्कम तमिलनाडु में भैया, कहाँ पे है, तमिलनाडु में। और नरौरा भैया वन एंड ओनली उत्तर प्रदेश में, ये तो आप सभी को पता होगा। ककरापारा ये गुजरात में है, और ट्रॉम्बे जो है न्यूक्लियर पावर सेंटर ये महाराष्ट्र में, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक है, यानी इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक। अगला है एटॉमिक पावर प्लांट आर लोकेटेड, फिर से वही पूछ रहा है, देखो अलग अलग एटॉमिक पावर प्लांट है, नरौरा, घाटशिला, कलपक्कम, नंगल, तो इनमें से कौन है, तो अभी ऊपर पड़ा एक नरौरा जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में आपने पढ़ लिया, ठीक। दूसरा आपने पढ़ा कौन सा, कलपक्कम, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु में आपने पढ़ लिया, तो 1 और 3 हो गया इसका आंसर, सिंपल था, ठीक है। 430 भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र IV भूकंपीय पेटी में अवस्थित है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर प्लांट 4 ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन सीस्मिक, नहीं न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है, जो नहीं भूकंप की जो श्रेणियाँ हैं वो 1 2 3 4, कौन सा पार्ट 4 में आता है सीस्मिक बेल्ट के, कैगा, कलपक्कम, नरौरा या तारापुर। देखिए कितना शानदार सवाल है, इसको बहुत ही मतलब वैसे बनाया गया है, सोचने वाला ही बात है कि आपको पता है कि कौन आता है चौथे नंबर पे, मतलब ऐसे पता होगा आपको कि जो 2 है
वो लो रिस्क पे आता है, 3 मॉडरेट पे आता है, 4 हाई रिस्क आता है, 5 वेरी हाई रिस्क आता है ना। अब तारापुर ये कहाँ पे है? ये तो भाई महाराष्ट्र में है। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। कलपक्कम आपका तमिलनाडु में है। और कैगा कर्नाटका में है। तो चौर में आता है आपका ये ऊपर वाला जो हिस्सा आ जाएगा, जैसे नरोरा उत्तर प्रदेश का है ना, ये सीस्मिक जोन 4 में आ जाता है। किस में आ जाता है? 4 में आ जाता है, ठीक है। बाकी ये नीचे वाले एरियाज़ ये 3 में आ जाएंगे, कैगा भी 3 में आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता था। तो यहीं पे इस वीडियो की करते हैं समाप्ति। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। कल हम लोग 500 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ही जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। लगातार रिवीजन करते रहिए। हिस्ट्री इस चैनल पर चल रही है, हिस्ट्री पढ़िए और लगातार आप हमारे वीडियोज़ को देखिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको मिल जाएंगे। RO की हिंदी को भी अच्छे से टाइम दीजिए। 800 रुपये का पूरा कंप्लीट कोर्स आपको RO का, 1600 का कंप्लीट कोर्स UPPCS का हमारे ऐप पे आपको मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जिससे आप अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर कर सकते हैं।